अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रोज सेनेट के इंतखाबात में होने वाले अपसेट और वजीर आजम के ऐवान से एतमाद लेने के ऐलान के बाद मुल्क की सियासत में हलचल मची हुई है। आज दिन भर मुलाकातें और राब्ते होते रहे। वजीर आजम की आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात हुई। वजीर आजम ने अपने अराकीन के साथ भी बड़ी तफसीली मुलाकात की और इत्तेहादियों से भी राब्ता किया। वजीर आजम ने गवर्नर और वजीर आला पंजाब को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया। दूसरी तरफ अपोजिशन आसिफ अली जरदारी का मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता हुआ है। मगर आम बात, वजीर आजम ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ऐवान से वोट लेने के फैसले पर बात की और उन्होंने साथ ही साथ जो PDM और सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसके बारे में भी बात की। क्या कहा, जरा एक नजर देख लीजिए। इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे और मैं, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज है, तो मैं इनको कहूंगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको NRO दे देता हूं, यानी आपके जितने भी केसेस हैं आपको खत्म कर देता हूं। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं। ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन खुफिया तौर पे हाँ जी हम आपके लिए वोट करेंगे, पैसे लेके किसी और को वोट करें, आप अपनी आखिरत तबाह करते हैं। खौफ खुदा होना चाहिए आपको। अब मैं जरा मुखातिब हूँ ये जो सारे PDM के जितने ये बड़े बड़े जो, आप सबको मेरा ये पैगाम है, देखें मुझे अगर पावर बरी जाती है मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कोई फैक्ट्रियां बनाई हैं यहाँ के, मैंने कोई अपने रिश्तेदारों को कई बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, मैं तो कोई बाहर जाके यहाँ पैसे निकाल के तो बड़े बड़े कोई मेफेयर में मैंने कोई बड़े बड़े घर ले लिए, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। ये जो कौम है ये अपना, जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी, चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर ली है। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। मुझे ये मेरा ईमान है कि ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा, और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। वजीर आजम परसों एतमाद का वोट लेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने के फैसले को काफी नहीं समझ रही, बल्कि वो वजीर आजम के इस्तीफे और नए इलेक्शन की बात कर रही हैं। ये हमारा खुला चैलेंज है इमरान खान को, मैदान भी हाजिर है। अब यहाँ पर जाली एतमाद का वोट लेने का, असेंबलियों को इस तरह धोस धांधी से चलाने का वक्त खत्म हो। आज इस मुल्क में वाहिद रास्ता है कि नए इलेक्शन हो। जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असेंबली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है, और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से PDM ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फौरन मुस्ताफी हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो बाइज्जत तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। क्या वजीर आजम ऐवान से एतमाद का वोट ले लेंगे? क्या सेनेट इंतखाब में हुकूमत की शिकस्त के बाद ये जो वजीर आजम के इस्तीफे और नए इंतखाबात की बात हो रही है, या मुतालबा हो रहा है, ये दुरुस्त है? एक और अहम सवाल जो गुज़िश्ता रोज से सबके लबों पर है वो यही कि हुकूमती उम्मीदवार को वोट कम क्यों पड़े और यूसुफ रजा गिलानी को किससे ज्यादा वोट पड़ गए। अब हुकूमत का यह मानना है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त से हुआ, और वजीर आजम इमरान खान ने भी आज अपने खिताब में बात की कि 15 से 16 मेंबरान बिके हैं। जो यूसुफ रजा गिलानी की सीट थी
उस सीट पर उनको पहले दिन से ये इशारे हमें आ रहे थे कि उन्हें ना चाहते हुए भी खड़ा किया जा रहा है, और इस दिलासे पर कि आप ना उम्मीद ना हो, आपको जिताया जाएगा और आपकी जीत में हर हरबा इस्तेमाल होगा। और आज कौम ने देखा कि वो हरबा इस्तेमाल हुआ। अपोजिशन का ये कहना है कि ये वोट इमरान खान के अपने अरकान का उनकी हुकूमत और पॉलिसियों पर अदम एतमाद है, और इस वजह से यूसुफ रजा गिलानी ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हुए। मरियम नवाज ने तो ये भी कहा कि इस इलेक्शन में पैसे की बजाय मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हमने साबित कर दिया है कि आप अपना मेंबर्स का एतमाद आप में नहीं है। ये हाउस आपको सपोर्ट नहीं करता। अगर आप में हिम्मत नहीं था नया इलेक्शंस का ऐलान कराना, असेंबली का डिसॉल्व करना, तो आपको इखलाकी तौर पे एट द वेरी लीस्ट आप अपना इस्तीफा तो जमा कर देते। क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ा है, और इलेक्शन लड़ने का मकसद ये था, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं देख सकते पीटीआई में, तो इसलिए वो अपने हवा के साथ देख रहे हैं कि जो लोग आने वाले हैं, जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, हमारे पीडीएम की कारकर्दगी के बुनियाद पर वो इस तरफ देखना चाह रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन में अब अगला मार्का वजीर आजम के एतमाद का वोट और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है। चेयरमैन सेनेट के लिए आज हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि सादक संजरानी ही उनके उम्मीदवार होंगे, जबकि अपोजिशन जमातें अभी तक की इतलात के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार रही हैं। अब क्या अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर बनवाने के बाद चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब करा सकेगी? ये वो इशूज हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो पैनल आज की इस डिबेट में मौजूद है मैं तारुफ करा देता हूँ। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नाज साहबा। आजम नज़ीर तारड़ साहब न्यूली इलेक्टेड सेनेटर हैं पंजाब से, मुस्लिम लीग नून से। आजम नज़ीर तारड़ साहब बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। और अंदलीब अब्बास साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें कुछ ही देर में जो है वो ज्वाइन करेंगी। अंदलीब साहबा भी इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होगी। मैं इस डिबेट का आगाज़ मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की है उससे जो है वो करना चाहूँगा। अंदलीब साहबा स्टूडियो में आ चुकी है, बल्कि मैं गुजारिश करूँगा आ जाएँ, वो बैठ जाएँ ताकि इस डिबेट के अंदर वो भी हमें जो है वो ज्वाइन कर ले। बट नाज साहबा लेट्स स्टार्ट दिस डिबेट विद यू। ये आज वज़ीर आज़म ने जो अब से पहले तकरीर की, मेरा ख्याल है उनकी तकरीर का एक बड़ा हिस्सा ये था कि ये अपोजिशन जमातें जो है वो एनआरओ के लिए कोशिश कर रही थी। पहले इन्होंने फेटफ ट्राई किया, फिर और चीजें ट्राई की, मुशर्रफ को इन्होंने इतना प्रेशर डाला कि एनआरओ दे दिया, और अभी इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख को हरवाने का मकसद भी एनआरओ ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को हकीकत पसंद होकर और अपने जो MNA से जिनसे वो 2.5 साल नहीं मिले और आनन फानन सेनेट के इलेक्शन से 2 दिन पहले अचानक से वो मेंबरान से 70-80 मेंबरान से जब उन्होंने मिलना शुरू किया, उन मेंबरान की जो शिकायत हैं उनको अगर वो पहले सुनते तो इस किस्म की बातें ना करते। अच्छा। क्योंकि रियलिटी जो है, जो ग्राउंड की हकीकत है वो ये है कि हफीज शेख साहब जो है वो ना तो पार्लियामेंट्री बिजनेस में किसी चीज में शामिल, दूसरी बात ये कि ना तो वो अवामी एक शख्स में शुमार किया जाता है, उनका नहीं किया जाता। और इनके अपने MNAs की शिकायत थी कि 2.5 साल से उनके दफ्तर तक उनको रसाई नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर की, और उनका कहना है कि जी ना तो हफीज शेख का ताल्लुक PTI से है, ना वो अवामी इश्यूज को समझते हैं, और अवाम पे जो मलबा फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जो डाला है, इस हुकूमत ने डाला है, उसका दिफा करना अवाम में जाके नुमाइंदगान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो इनकी पॉलिसीज के मुखालिफत में खड़े होकर उन्होंने एहतजाजन हुकूमत की गलत पॉलिसीज के ऊपर उन्होंने ये अपना एहतजाज के तौर पर उन्होंने वोट इनको नहीं किया और इनके खिलाफ किया। क्योंकि बहरहाल जो MNAs हैं जो इलेक्ट होकर आते हैं वो अपने हल्के में जब जाते हैं वो अवाम को जवाब दे हैं, और जब वो अवाम के पास जाते हैं अवाम उनसे पूछती है आपकी चीनी
चीनी हमारी महंगी, गैस महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज की कीमतों में इजाफा हो रहा है और अवाम गुर्बत। आपका ये कहना है कि बेसिकली जो उनके अपने उम्मीदवार और हुकूमत का उम्मीदवार कमजोर था, लेकिन देखिए गवर्नमेंट का एक मौकफ है। आज तो खान साहब ने भी, पहले ये बात मिनिस्टर्स कर रहे थे, बट आज तो खान साहब ने भी कहा कि उनके अपने जो लोग हैं वो बिके हैं। बल्कि एक तो रेफरेंस ये भी आया कि उनकी जो खवातीन एमएनएज हैं उन्होंने बताया, और उनसे किसी ने जो वो राब्ता किया जो पहले शायद उनकी पार्टी के अंदर जो है वो रही थी, तो वो कहीं आप तो नहीं थी, या आप तो नहीं जानती जो राब्ते कर रही थी? गुड जोक। मेरा ख्याल है कि मैं वजीर आजम साहब से कहती हूँ कि आइंदा कभी उन्होंने नाम नहीं लिया। हाँ जी, तो बेहतर है कि वो नाम लेकर बताएं, वो नाम लें अगर कोई है, क्योंकि है तो ये प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी, झूठ पे शुरू होती है और झूठ पे खत्म होती है। तो अगर कोई है तो वो उसका नाम लें और बाकायदा आके नाम लेकर विद प्रूफ्स और विद फैक्ट उनका नाम लेके बताएं कि वो कौन थी, या तो इनका झूठ जो कि यकीनन झूठ है वो खुल के एक्सपोज होगा और अवाम को पता चल जाएगा कि क्या है। और अगर के कोई है जो ये समझते हैं कि कोई है इस किस्म की, तो आए खुल के नाम ले, प्रूफ के साथ आए और खुल के डंके की चोट पे नाम लेकर उसका प्रूफ के साथ आके बताएं कि वो कौन खातून थी। 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% मैं नहीं थी। अच्छा, चलें ठीक है। ना मैं इन करप्ट प्रैक्टिसेस पे बिलीव करती हूँ, ना हमारी पार्टी ने हमें इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस दी, ना हमारी पार्टी में इस किस्म की कोई बात हुई, ना हमारी पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी इस किस्म की चीज के ऊपर कभी भी मैं समझती हूँ ना यकीन करते हैं, और ना उन्होंने इस किस्म के गलत इंस्ट्रक्शंस अपनी पार्टी के अंदर कभी दिए हैं। तो जो ये शिकस्त है उसको तस्लीम कर लें। झूठे इल्जामात लगाने से पहले सोच लिया करें कि अगर आप झूठे इल्जामात लगाएंगे तो उनको आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा और प्रूफ के साथ पक्के पैरों पे आकर खुल के नाम नहीं लिया, मगर आपका ये कहना है कि अगर कोई ऐसी चीज है अगर है तो बिल्कुल 100% नाम लेकर बताएं। सर, ये आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से वजीर आजम ने को बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, आप क्योंकि खुद भी कानूनदान है, इलेक्शन की जो सारी कार्रवाई है आपका उसमें एक्सपीरियंस भी जो है वो है, फैसला आने के बाद और सेनेट इलेक्शन तक वजीर आजम का ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन कुछ इकदाम कर सकता था जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो है वो शफाफ हो सकते थे। कुछ हो सकता था आपकी नजर में, पॉसिबल था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमान, शुक्रिया। बात ये है कि अगर फैसला आएगा, फैसला क्या ओपिनियन आई है बेसिकली, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक राय देनी थी रेफरेंस पे जो उन्होंने दे दी, और वो राय दी उन्होंने मंडे वाले दिन, ऐसे ही है जी। अच्छा, और अब ऐसी सूरत हाल वो फैसला आएगा और उसमें ये कह दिया जाएगा जो सेनेट इंतखाबात है, जो असल राय ली गई थी वो यस और नो में थी कि सेनेट इंतखाबात आईने पाकिस्तान के तहत होने हैं या किसी और तरीके से। इलेक्शन कमीशन ने 2 बार वहां पे आके कहा और बड़ी मजबूती से कहा कि हमारी नजर में जब तक आर्टिकल 226 को अमेंड नहीं किया जा सकता, सीक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर को खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ठीक आईने पाकिस्तान के तहत ये इलेक्शन कमीशन इसको होल्ड करवाए और इलेक्शन कमीशन ये जरूर सोचे कि करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे रोका जा सकता है। एक बात जो कंफ्यूजन बार कोड वाली है ना, वो कहीं नहीं कहा। और रहमान जो उन्होंने जजमेंट रेफर न्याज की केस 1967 सुप्रीम कोर्ट, वो बड़े और तनाजुर में था। वो लोकल गवर्नमेंट का एक केस था, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर से गलती 2 3 4 लिखती है, कोई ये मिक्स हो जाएंगे, जब वो बॉक्स में जाएंगे तो वो नंबर डाल दिए। सिंध हाई कोर्ट ने वो इलेक्शन सेटिसाइड कर दिया कि जी ये तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को बचाने के लिए उसमें लिखा हुआ है उस जजमेंट के अंदर 5 मेंबर कि ये इलेक्शन कोई कौमी असेंबली या सेनेट के इलेक्शंस नहीं है जहां पे इतना स्ट्रिंजेंट इंटरप्रिटेशन की जाए। ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गलती है, के पास आईने पाकिस्तान से बड़ा कोई कानून और कोई गाइडलाइन नहीं है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने किया वो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आजम नजीर तार साहब, कल ये भी बात हुई और हुकूमत की तरफ से एक इनिशियल रिस्पांस था, इसको
इस फैसले को चैलेंज करने का कहा यह गया कि इस फैसले को चैलेंज जो है वो किया, बट वो बाद में नहीं हुआ और इसी वजह से जो है वो एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। बट एक सवाल ये बहरहाल रहा कि अगर 7 वोट रिजेक्टेड हैं, 5 वोटों की लीड है, तो क्या हुकूमत इस फैसले को या यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन के फैसले को इसको कोई चैलेंज कर सकती है? कैसे चैलेंज करेंगे? ये आपके पास जीता हुआ कैंडिडेट है, उसको भेजने के लिए इररिबटेबल एविडेंस जरूरत होती है और वो एविडेंस होनी चाहिए इन शेप में भी एविडेंस में के पास है। अगली एक और बात ज़हन में रखना, ये जो पार्टी शोर मचा रही है कि जी वोट खरीदेगा, सीक्रेट बैलेट क्यों दिया गया है? सीक्रेट बैलेट इसलिए दिया गया कि आइन में एक क्लॉज है जो कि रिफेक्शन आप सब जानते हैं, 63A में वो जगह वो इंस्टेंसेस बता दिए गए जहां पे अगर आप अपनी पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करेंगे तो आप डी सीट हो सकते हैं, आपको डिस्क्वालिफिकेशन का सामना हो सकता है। नंबर 1, अगर आप आईनी तरमीम के दौरान वोट देते हैं के खिलाफ, में वोट करे पार्टी के खिलाफ, वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाबात में या उनके अदम एतमाद में या एतमाद के वोट में आप वायलेट करें ओपन, तो आप पार्टी रुकनियत से चले जाते हैं। उसके अलावा जब ड्राफ्टर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सीक्रेट बैलेट दे के मेंबरान पार्लियामेंट को ये आजादी दी कि वो अपने ज़मीर के, अपनी सूझबूझ के मुताबिक वोट डालें, तो इस पे मेरे ख्याल में तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का केस नहीं बनता। मैं अंदलीब साहबा जी राइट, अंदलीब साहबा गवर्नमेंट बड़ी कन्विंस्ड है कि ये बिके हैं लोग। एतमाद के वोट वाले इस पे बाद में आते हैं, बट खान साहब की आज की तकरीर में उन्होंने पहले एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट जो है वो सेट किया जब उन्होंने केपी में लोगों को जो है वो निकाला। ये जो 15-16 लोग या जितने भी हैं लोग, इनके हवाले से पार्टी के अंदर क्या कोई बात हुई है कि क्या इनका क्या करना है जिन लोगों ने खान साहब को जो है वो वोट नहीं दिया? शुक्रिया रहमान। सबसे पहले तो ये केस जो है आप कानूनी भी और वो वैसे भी देख लें। यूसुफ रजा गिलानी का बेटा अली गिलानी, उसने ये अरबों रुपए की डील की। मैंने तो नहीं ये दिखाया, आपके चैनलों ने एक एक करके उसका एक एक डायलॉग दिखाया। अच्छा, इसमें कोई शक तो नहीं है। आधा घंटे बाद वो आया टीवी पे, आ कहता है मेरी वीडियो है। हाँ, मैं वोट का जिल्लत दो की तरीका बता रहा था। उनसे पूछा गया कि जी ये तो क्राइम है, कि नहीं, मैं उनको बता रहा था कि वोट तबाह कैसे करना है, उसको जाया कैसे करना है। उसके बाद उनके ऊपर 3 वीडियोस और आई, उसके बाद वो गायब हो गए। लेकिन वो तो इतराफ जुर्म कर चुके हैं। अच्छा। उनकी आवाज, उनकी शक्ल, उनके डायलॉग, उनके पैसे, उनकी निगोशिएशन और उनकी करप्शन के मुख्तलिफ तरीके। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि देखो, और ये आपने दिखाया हुआ आपके चैनल ने और सबने, कि जी आपको ये पैसे मिलेंगे, अगर आप पकड़े गए और आपको सीट नहीं मिलेगी तो आप फिक्र ना करें, एक तो हम आपको 10 करोड़ रुपया फंड्स देंगे और 5 करोड़ तो आपको पता है वैसे ही आप अपनी जेब में डालेंगे, 5 करोड़ आप लगा देना, और अगर ना हुआ तो ये। और ये सारा डायलॉग जो आज लेसन है, और ये बैठे हुए मेरे सारे साथी, ये पाकिस्तान की मुआशरे की जो मॉरल वैल्यूज है उस पे आज खान साहब ने तकरीर की है कि वो बंदा बैठा हुआ कह रहा है मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा, मैं बड़ा खानदानी बंदा हूं। ये उसके डायलॉग है, खानदानी बंदा हूं मैं इस बात से नहीं फिरूंगा। और ये उसका बेटा है, ठीक, जिसने चौधरी निसार जिस जमाने में था, मेरे साथ आके PMLN वाले बैठ के खुद, और वो आपने रिपोर्ट भी सारी अपने चैनलों पे दिखाई, चौधरी निसार ने आके अपनी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो करते हैं की, सुन ले। और उसमें क्या कहा? उसमें कहा ये वो शख्स है यूसुफ रजा गिलानी जिसको अर्दोगान की बीवी एक हार दे के गई सैलाब ज़दगान के लिए, गरीबों के लिए, और यूसुफ रजा गिलानी साहब की बीवी को पसंद आ गया और उनके घर में FIA की इन्वेस्टिगेशन लगाई, पता चला घर में ही था। PMLN वाले और इनसे सवाल ये ना साहब इसका जवाब देंगे, ये उनके लोग तो हैं, बट आपके तो अपने लोग हैं।
हैं और ये बैठ के खुदा की दुहाई देखे, ये बैठ के सेलिब्रेट करें कि हमने पैसा दे के हॉर्स ट्रेडिंग करके करप्शन करके लोगों के जमीन खरीद के। अली रजा गिलानी जब मान गया, आपने उसकी वीडियोस देख लिया, आपने उसका इतराफ देख लिया, उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो शक के अभी भी कुछ पता ही नहीं। आप अवाम को बेवकूफ समझते हैं, आप समझते हैं लोगों को पता नहीं है। आप वो लोग हैं जो कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के साथ खड़े हैं, आप वो लोग हैं जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला, आप वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने दो लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकेगी। चले इसका मैं जवाब लेता हूं नाज साहब से और आजम नजीर तारड़ साहब से कि नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, लेकिन अब एतमाद का वोट है और फिर अगले चेयरमैन सेनेट का भी मामला है, क्या वहां पर भी जो है वो इसी तरह से होगा? जाहिर बात है अगर इस इलेक्शन में जो है वो आजम का ये कहना है कि कुछ लोग बिके हैं, तो क्या अगले ये जो 2 मरहले आ रहे हैं हुकूमत के लिए, क्या इसमें वो पार्टी के साथ खड़े होंगे या इसमें भी जो है वो बिक सकते हैं? एक ब्रेक के बाद आकर इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या वजीर आज़म एतमाद का वोट ले लेंगे? और दूसरा अहम सवाल के चेयरमैन सेनेट का जो मार्का है उसमें हुकूमत और अपोजिशन जो है वो, अपोजिशन ने पहले तो सेनेट इंतखाब में तो गिलानी साहब को इलेक्ट करा लिया, सेनेटर बनवा लिया, मगर क्या चेयरमैन सेनेट बनवा सकेगी या नहीं? आजम नजीर तारड़ साहब, ये कानूनी तौर पर क्या वजीर आजम, ये जो आर्टिकल 91 की बात हो रही है कि सदर जो है वो उन्होंने मूव किया, परसों जो है वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, ऑब्लिगेटरी है इस तरह के जो है वो इंतखाब के बाद या कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ कि वजीर आजम जो है वो एतमाद का वोट ले? अपोजिशन तो कह रही है कि नहीं, इसके बाद तो नए इंतखाबात जो है वो करा देने चाहिए। देखिए लीगली तो ऑब्लिगेटरी नहीं है ऐसी सूरत हाल में, लेकिन बाहर कैफ जो जमहूरी रवायात को अगर देखा जाए और जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें उन्हें जब इस तरह की सूरत हाल का सामना हो कि नेशनल असेंबली का जो सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन था और जिसके लिए जाहिर है कैबिनेट मेंबर जिसके लिए रन कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब वोट मांग रहे थे जिसको जितवाने के लिए, जब वो लूज कर गए तो जाहिर है एक ये बड़ा पैगाम गया कि शायद इमरान खान साहब मेजॉरिटी का जो एतमाद है वो खो गए हैं। तो ऐसी सूरत में रवायतन मेरे ख्याल में ये जमहूरी रवायत है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं। अब कॉन्फिडेंस में ऑफ कोर्स रिस्क होता है कि अगर आप, लेकिन मैं समझता 63A की मौजूदगी में काफी हद तक हाथ बांध दिए गए हैं ऐसी सूरत हाल में, जो कम से कम जो पार्टी के लोग हैं एलाइज के लिए ये ओपन होता है, जिन्होंने आपके साथ अलायंसेस कर रखे हैं जिन जमातों ने। पार्टी के लोगों के लिए क्योंकि डिफेक्शन क्लॉज एक तलवार लटकी होती है, तो ये चीज जो है ये शायद इसका कोई इतना जो सोचा जा रहा है या जो हाइप बनी हुई है, मगर क्योंकि ये जो बहस चली थी वो नो कॉन्फिडेंस, एक तरफ अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अपोजिशन की है और दूसरी तरफ वजीर आजम खुद ही एतमाद का वोट ले रहे हैं, तो क्या एतमाद का वोट लेने के बाद भी अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ला सकती है या नहीं? नहीं, वो उसमें जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो उसमें ये है कि वंस ही टेक्स जो टाइम पीरियड्स हैं कि जब वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर उस सूरत में कुछ अरसे के लिए वो इम्यून हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने पहली बात आपको की है ना, उसमें कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस दोनों में जो डिफेक्शन क्लॉज है आईने पाकिस्तान की, वो प्रोटेक्ट करती है होल्डर ऑफ ऑफिस को, वजीर आजम और वज़राए आला को। तो वो मेरे ख्याल में वो कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो मुश्किल सूरत हाल होती है, उसमें थोड़ा सा सेफ्टी का पहलू एक होता है कि बचत हो जाती है। अभी जो बात की जा रही थी ना, जितना जोरों शोर के साथ हमारी बहन ने ये बात की कि इस तरह जमीन फरोशी हुई और वोट बिके, और देखें कि इमरान खान साहब ने कैसे फौरी तौर पे उस पर रिएक्ट किया है। काश यही रिएक्शन उनका होता जब चौधरी सरवर साहब ने पिछली दफा 19 वोट जायद लिए थे पीटीआई की स्ट्रेंथ, और वो मुंतखब हो गए थे, और जुबैर गुल जो मुस्लिम लीग नून के थे वो हार गए थे, और फिर उन्हें इस वजाने में गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। अगर पीटीआई का ये स्टांस होता जब सादिक पंजरानी साहब के वोट कॉन्फिडेंस में उनकी अक्सरियत की गैर मौजूदगी में ना होते हुए भी वो फेल हुई, और जब जिस तरह से वो इलेक्ट हुए, ये सारी चीजें जो है ना, ये एक दिन का किस्सा नहीं है, कसर कोई नहीं छोड़ता। फर्क ये होता है कि आप एक टाइम आता है जब आप सिर्फ मीठा खाते, कड़वा थू थू करते,
اینڈ یو ڈو اٹ کولڈ ان ون بریتھ. یہ ہونا نہیں چاہیے. اگر یہ آپ باتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اپنے کنڈکٹ سے بھی یہ کل کی ابھی باتیں ہیں, یہ پچھلے کل کی ایونٹس ہیں. یہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے, آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. آپ کے نظام سے خوش نہیں ہیں, پرائم منسٹر تک ان کی ایکسس نہیں ہے, آپ نے غیر منتخب لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور وہ موج ہے جن کا وزیر اعظم اس پہ قبضہ ہے, جو لوگ اپنی عید کے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں, ان کی جڑیں ہیں عوام میں, اگر ان کی طرف منہ پھیر پھر یہ ریزلٹس آئیں گے. بٹ یہ پریسیڈنٹس, اب میں اندلیب صاحب, یہ پریسیڈنٹ دو طرح کے ہیں. اب ایک پریسیڈنٹ ہے جو اپوزیشن بار بار کوٹ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے صادق سنجرانی کی تحریک عدم اعتماد, وہ بھی آپ دیکھ لیں, کچھ ایسا ہی سلسلہ جو ہے وہ وہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا. دوسرا چودھری سرور والی بھی ساتھ ہی چیز ہے. دوسری طرف آپ کا اپنا سیٹ کیا ہوا پریسیڈنٹ ہے جس پر پی ٹی آئی بڑی پرائیڈ لیتی ہے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا میں آپ ان کو نااہل نہیں کر سکتے, ڈیفیکشن کلاس تو نہیں ہے, لیکن پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر تو ایکشن ہو سکتا ہے, جس طرح آپ نے سندھ میں جو ہے وہ لیے. تو ان لوگوں کے حوالے سے پارٹی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ نمبر 1 انہوں نے بڑا اچھا مینشن کیا, کیونکہ میں اس سینٹ کی سیٹ کے لیے کھڑی تھی جس میں چودھری سرور تھے. اچھا 2018 میں. اور میرا خرچہ جو تھا پورا, کیونکہ وہ میں نے جمع کرایا تھا, وہ 20,222 روپے آیا تھا. کیوں آیا تھا کہ جی, اور مجھے چودھری سرور سے بائی دا وے زیادہ ووٹ آئے تھے, لیکن میری ویمن سیٹ تھی, ان کی جنرل سیٹ تھی, ان کی ریکوائرمنٹ, لیکن ووٹ تو ہمارے اتنے ہی تھے نا دونوں کے, مجھے ان سے بھی زیادہ ووٹ آئے تھے. اور میرا خرچہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا, میں نے ایک لیفلیٹ بنایا. یہ والے خرچے ڈالتے نہیں ہے نا. نہیں, آپ وہ دیکھ لیں, یو نو می, آپ کو پتا ہے کون سی فیکٹریاں میری پیچھے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو چودھری سرور سے بھی زیادہ ووٹ مل گئے. جس بیک گراؤنڈ سے میں ہوں, آپ کو پتا ہے, ساری عمر ہم نے پڑھنے پڑھانے میں مزدوری کی, تو آپ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا تھا. اور یہ سب ان کے سارے ایم پی ایس کو پتا ہے, ان کے سارے ایم پی ایس کو پتا ہے. میں گئی تھی پنجاب اسمبلی, میں نے ایک لیفلیٹ بنایا, میں نے کہا جی میرا ویژن ٹو کنٹریبیوٹ ٹو سینٹ یہ میری بیک گراؤنڈ ہے, آپ مجھے ایک موقع دیں. یہ 3 لفظ میں کہتی تھی. کسی کے بچے کو میں نے پڑھایا ہوا تھا, کسی کو ٹرین کیا ہوا تھا, کسی کو کچھ کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی کچھ ایسے لیے اور یہ بھی بتائیں کہ وہ خاتون کون تھی, اس کو بھی کلیئر کر کے بتائیں. میں بولی نہیں. تو مجھے, اور یہ ان کو پتا ہے کہ مجھے چودھری سرور سے زیادہ ووٹ ملے تھے. اور یہ بات میں بالکل, دیکھیں میں پہلا سوال جب کرتی کوئی مجھے جواب نہیں دیتا. میں جب آئی میں یہ کیا کہا کہ بھیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایک بندہ ٹی وی پہ آ کے, جس کے ساتھ شازیہ مری بیٹھی ہے, آ کے فخر سے کہتا ہے یہ ویڈیو میری ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا, تو یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذلت دینے کا طریقہ سکھا رہا ہوں. ایک بندہ اقبال جرم کر چکا ہے, ایک بندہ کہہ چکا ہے کہ جی اس نے ووٹ کی سینکٹیٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا. آپ اس کو کچھ آپ کے پاس دیکھیں, اب یہاں پر 2 چیزیں نا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر آپ کنونس کیوں ہیں کہ یہ ووٹ بکے ہیں. دیکھیں اب آپ, یہ تو آپ کا ماننا ہے, چودھری سرور صاحب نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر دیا نا کہ آپ ووٹ لے سکتے ہیں ویسے, مگر یہاں پر آپ کنونس ہیں, وزیر اعظم بھی کنونس ہیں کہ بکے ہیں وہ ویڈیو کی وجہ سے. وہ علی گیلانی صاحب جو تھے, وہ کیا وہاں پاپڑ اور گڈیریا بیچ رہے تھے؟ ٹھیک, وہ کیا کر رہے تھے وہاں؟ تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ انہوں نے مان لیا, ٹھیک ہے. اب ہم نے وہ ویڈیو, ہم کیا کر سکتے تھے, ہم اداروں کے پاس جاتے ہیں, ہم نے وہ ویڈیو ایپلیکیشن لے کے اسی وقت ای سی پی, سن لینا, ای سی پی کے پاس گئے, ہم نے کہا جی یہ آپ پہلے انویسٹیگیٹ کر لیں, 3-4 دن آگے کر دیں انتخابات. اور ہم نے ساتھ سپریم کورٹ کی, ان کو یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے آپ پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے کہ کرپشن نہ ہو. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے شو آف ہینڈز, تو کم از کم کرپشن ہے, اور یہ کرپشن کا اقبال جرم ہے. سو فرق یہاں پر یہ آ گیا. اب ایک منٹ ہے, اب ذرا کیونکہ یہ بات ہوگی, آپ کا یہ آرگومنٹ یہ ہے, میں ان سے میں جواب لے لوں, اچھا بریفلی ذرا, کیونکہ آئی تھنک شی نیڈس ٹو ریسپونڈ. ہمارے 2.5 سال پڑھے نا, جب لاسٹ ٹائم یہ ہوا, ساری پارٹیوں نے کہا جی ہارس ٹریڈنگ ہوئی, ٹھیک ہے, سب نے کہا جی ہم انکوائری کریں گے, ٹھیک ہے, اور سزا دیں گے. ایک پارٹی نے انکوائری کی, اور 4 مہینے پہلے اپنے 20, کیونکہ ہم وہاں بھی ہماری الائنس تھی, نکال دیا. بالکل ہماری انکوائری ہو رہی ہے. اچھا, اور آپ دیکھنا کہ ہم کیا کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, بٹ فرق نا صاحب, ان کا جو آرگومنٹ تھا, انہوں نے کہا ووٹ بندہ لے سکتا ہے, خود انہوں نے لیے, بٹ فرق جو ہے وہ ویڈیو ہے, جس میں جو ہے وہ علی حیدر گیلانی جو ہے وہ خود اعتراف بھی کر رہے ہیں, وہ مان بھی رہے ہیں ویڈیو کا. تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں, یہ کنونسڈ ہیں کہ یہ اس دفعہ ووٹ بکے ہیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں
کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی والا یہ نعرہ ان کا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بہت ہی جو ایم این ایز ہیں وہ ہم سے بالکل کمیٹڈ ہیں اور بالکل ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے ایم این ایز جو ہے وہ ان کو ووٹ نہیں کر رہے؟ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ بجائے ملبہ یہ ان پہ اپنے لوگوں کو پوچھے نا کہ بھئی کیوں آپ بک گئے؟ اگر بکے تو کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ جتنے ان کے ایم این ایز ہیں جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا ہے انہوں نے اس بنیاد پہ ووٹ کیا ہے کہ نہ وزیر اعظم کے پاس ان کے لیے ٹائم ہے، نہ حکومت نے ان کے جو عوامی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کچھ کیا، الٹا انہوں نے جو عوام سے کیے گئے وعدے ہیں ان کی وعدہ خلافی اتنی کی ہے کہ آج وہ نمائندے اپنے حلقوں میں جا کے اپنے عوام تک کو فیس نہیں کر پا رہے۔ ان پریشانیوں کے سبب انہوں نے حکومت کو ریجیکٹ کر کے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا، جو کہ ایک ٹرو ڈیموکریٹ ہے، وہ وزیر اعظم جنہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو وہ جو اس کا اعتماد ہے۔ جی پی ٹی آئی اپنا سارا جو کیس ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، بات ہو رہی ہے کہ جی بڑے پیسے چلے، بڑی کرپشن ہوئی، بڑا یہ ہوا، تو مجھے بتائیے کہ جو 35 کروڑ کی کہانی لیاقت جتوئی خود پی ٹی آئی کے ہو کر وہ اعتراف کرے کہ 35 کروڑ صرف ٹکٹ لینے کے لیے دیے گئے، وہ کرپشن اس کو ذرا سے سمجھائیں کہ اس کو کیا کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ فرحت اللہ بابر صاحب جن کا ایک اتنا مطلب ان کا نام ہے، ان کی ایک ہی از اے اسٹالورٹ آف پیپلز پارٹی اور شریف النفس انسان وہ ہیں، وہ شخص ہیں جو جب گئے تھے اپنے الیکشن کے کاغذات جمع کرانے تو ان کی فیسیں بھی دوستوں نے ملا کے ان کی فیسیں دی تھی۔ تو ایسے شخص جو ہے وہ اگر کے پی کے میں ہار جاتا ہے تو وہاں کس کا پیسہ چلا تھا؟ وہاں کس نے پیسہ چلا کے اپنے لوگوں کو، بلینرز کو ٹکٹ کس نے دیے، کیوں بلینرز کو ٹکٹ دیے گئے، کس کی خرید و فروخت ہوئی، وہاں کیا ہارس ٹریڈنگ، اور پھر سینٹ میں جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا اس کے اندر جب 14 سینیٹرز جو ہے وہ اچانک سے جو غائب ہو جاتے ہیں اور ووٹنگ کے ٹائم پہ جو ہے ان کا ووٹ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کس کے حق میں ووٹ پڑے تھے، اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا؟ 2018 کا الیکشن ہو، اب والا الیکشن ہے، یہ الزامات تو لگ رہے ہیں، مگر اسی کی جو ہے وہ کیا اس پہ جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے آج بہت باتیں کی اور یہ ووٹ بکنے والی جو بحث ہے اس کا تعین جو ہے وہ کس طرح سے ہو کہ کیا واقعی جو ہے وہ بکے ہیں یا نہیں بکے ہیں۔ میں اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھیں گے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اب کیا آپشن ہے، کیونکہ فیوچر میں بھی یہ پریکٹسز اگر روکنی آگے سینٹ کا بھی چیئرمین کا بھی تو انتخاب ہے۔ بریک کے بعد ذرا کر لیں بات، بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یہ جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے آگے چیئرمین سینٹ کا بھی انتخاب ہے اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم چیئرمین سینٹ کا بھی انتخاب کرا لے گی؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب، ایک تو یوسف رضا گیلانی، اب چونکہ ڈیفرنس بہت کم ہے، کیا آپ کو لگتا ہے یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ جو بار بار حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ یہ ووٹ بکے ہیں، الیکشن کمیشن کیا کہیں اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ کون سا ووٹ جو ہے وہ تعلق کی بنیاد پر جو ہے وہ گیا یا کون سا ووٹ جو ہے وہ پیسے کی بنیاد پر جو ہے وہ گیا؟ کیونکہ یہ 2018 کی بھی بحث ہے اور اس سینٹ الیکشن کی بھی بحث ہے۔ جی رحمان، میں نے عرض کیا کہ جو بندہ الزام لگاتا ہے، ہمارا جو قانونی نظام ہے لاء میں جو الزام لگاتا ہے اسے ہی اس الزام کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو یہ بات کر رہے ہیں یہ ایویڈنس لے کے آئے ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ ایک کینڈیڈیٹ ہے، اس کے بیٹے کی ویڈیو ہے جس میں وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے کہ ووٹ ضائع بھی ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے ہو سکتے ہیں، اب اس سے عکس کر کے پورے الیکشن کو سیٹ اسائیڈ کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ میں ہمیشہ ووٹ کی سیکریسی پر زور دیا جاتا ہے، جو ووٹ ضائع ہونے تھے وہ ہو گئے، جو ووٹ پڑے ہیں اب ڈالنے والوں کی طرف سے اگر اپنا کنفیشن آتا ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالا پیسے لے کے یا اس کنسیڈریشن پہ، تو وہ ایک ایویڈنس ہو سکتی ہے، یا پھر یہ ڈھونڈنا ہے نا جنہوں نے الزام لگایا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں جگہ پہ فلاں شخص نے اتنی رقم دی یا یہ لالچ دیا اور اس نے وہ ووٹ دیا اس کے بدلے میں۔ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے۔ رہی بات کہ فیوچر کورس کیا ہوگا الیکشن کمیشن کا، تو جیسے سپریم کورٹ نے اوپینین دی ہے کہ آپ کوشش کریں، میرے خیال میں اگر سیاسی پختگی ہو پی ٹی آئی میں تو تھوڑا سا اپنے مزاج کی نرمی کریں، انہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا چاہیے، یہی بات ہے جس کی وجہ سے اوپن ووٹ ہو سکتا ہے۔ موجودہ جو آئینی سیٹ اپ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں آرٹیکل 219 اور آرٹیکل 226،
नहीं, सामने रखते हुए तारिक साहब, ये जो वीडियो वाला मामला है, क्या इसकी वजह से इलेक्शन मशकूक नहीं होता? मैं क्योंकि एक जनरल इलेक्शन की अगर एनालॉजी अगर हम इस इलेक्शन पे इस्तेमाल करें, डस्का वाला अभी एक रीसेंट एग्जांपल है। डस्का में 23 पोलिंग स्टेशन थे। आमतौर पर होता यह था कि उन पोलिंग स्टेशन पर अगर कोई गड़बड़ है तो वो पोलिंग स्टेशन ही सिर्फ दोबारा रीपोल होता है, लेकिन वहां पर हमने देखा इलेक्शन कमीशन का एक डिसीजन आया जिसने पूरे हल्के के अंदर कह दिया कि दोबारा से इलेक्शन करें। क्या ये कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता है? नहीं, इसलिए नहीं बनेगा कि डस्का वाला मैटर में खुद सलमान अकरम साहब कोशिश करा था, उसमें मैंने सारा वो मटेरियल हमने इकट्ठा किया। हमने देखा कि वहां से 300 के करीब एफिडेविट्स आए पोलिंग एजेंट्स के कि हमारे पोलिंग स्टेशन पे गो स्लो पॉलिसी थी, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई, पुलिस ने बेतहाशा गिरफ्तारियां की, 2 बंदे कत्ल हुए, 6 बंदे उस दिन जख्मी हुए, बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे वक्फे वक्फे से पोलिंग रुकती रही। आपके टेलीविजन चैनल्स को दिखाए क्लिप्स थे, वो पेश किए गए, उसके ट्रांसक्रिप्ट बना के गौरी तराशी, सारा कुछ इलेक्शन कमीशन के नोटिस में था। और सबसे बढ़ के चीफ कमिश्नर साहब ने जब रात को अटेम्प्ट की रिजल्ट कंपाइल करवाने की, तो उन्हें जिस किस्म की मैं समझता हूँ इंसल्ट का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें मिल के उन्होंने इलेक्शन को कहा कि ये कंजीनियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं था जिसमें ये इलेक्शन हुआ। ये एक इंडिपेंडेंट एक आइसोलेटेड एपिसोड है कि कोई खुफिया तरीके से उसकी वीडियो बना रहा है। वो भी अगर आप बात सुने तो वो जितनी आप समझ सकते हैं, आप उससे आगे जाने के लिए जब उस वीडियो ने बतौर एविडेंस इस्तेमाल होना है तो आपको अरशद मलिक वाला केस याद होगा, उसमें वो बड़ी खुल के बातें कर रहा है। और ये वही कन्विक्शन है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जेल में डाला गया। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि वीडियो जब बनानी है आपने, आपका आर्गुमेंट ये है कि एक वीडियो की वजह से आप नहीं हो, एक वीडियो की वजह से उस पूरे इलेक्शन पर आपका मानना है कि एतराज नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अरशद मलिक वाले केस में, और उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि इस तरह की जो खुदाई की वीडियोस है ये इस्तेमाल नहीं होंगी, और उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो शोडाउन अगला जो है नाज साहबा जी, ये मुमकिन नहीं है। शोडाउन अगला एक तो अदम एतमाद वाला, ये जो एतमाद के वोट वाला है नाज साहबा, दूसरा चेयरमैन सेनेट का है, क्योंकि आई थिंक वो ज्यादा क्रिटिकल है जो है वो चेयरमैन सेनेट। पीडीएम अपना कैंडिडेट वहां पर जो है अगर यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार होते हैं जितवा लेंगे, नहीं जितवाएंगे। देखिए पीडीएम को पे दर पे जो फतह मिल रही है और जो सक्सेस मिल रही है वो आपके सामने है। अच्छा। आपने देखा चारों सूबों के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुआ उसमें हुकूमती कैंडिडेट्स को मुंह की खानी पड़ी, उनको शिकस्त हुई, न सिर्फ शिकस्त बल्कि जमानतें जब्त हुई, और न सिर्फ जमानतें जब्त बल्कि ऐसा भी हुआ कि दूसरे कैंडिडेट्स, पीडीएम के कैंडिडेट्स को पहले से कई गुना ज्यादा और इनके कैंडिडेट्स को अपने से पहले से कई गुना कम जाके वोट मिले, जिससे साबित होता है कि ये हुकूमत अपनी रिट खो बैठी है। पॉपुलैरिटी ग्राफ इनका दिन ब दिन नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें किसका पैसा चला था वो भी बताएं फिर कि कौन से पैसे चले थे। अवाम की अदालत थी, अवाम ने जाके वोट दिया, और आपने देखा कि जब अवाम जाके आपके खिलाफ वोट करी, आपने पोलिंग स्लो किया, आपने धुंध के बहाने प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करवा दिया, और ये सारे आपने जो है पॉलिटिकल अपना पावर इस्तेमाल करते हुए पोलिंग स्टेशंस को पुलिस स्टेशन बना दिया आपने, क्योंकि आपको पता था कि आप अवाम की अदालत में हार चुके हैं। वो ज़िमनी इलेक्शन है, यहाँ पर जो इलेक्टोरेट है वो जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी में मेंबर नेशनल असेंबली ने वोट किया, यहाँ पर जो नए सेनेटर हैं उन्होंने वोट किया रहमान। फिर उसके बाद आ पीटीआई एंड एलाइज, सर मेरी गुजारिश मैडम सुने ना, पीटीआई और एलाइज नंबर्स उनके ज्यादा हैं, बट क्योंकि आपने एक अपसेट कर दिया है तो उसके बाद ये सवाल पूछा जाता है। अब हम एलाइज की बात करते हैं, पीटीआई एंड एलाइज। फिर आ जाते हैं सेनेट के इलेक्शन हुआ। सेनेट के इलेक्शन में आप देखें कि आज पीडीएम में कौन कौन लोग हैं। पीडीएम के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं कि जिनके वोट से पहले वजीर आजम बन चुके, प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने वोट किया था, लेकिन वजीर आजम और हुकूमत की जो पुअर गवर्नेंस है उसको देखते हुए वो अपने आप को किनारे कश कर गए। आप देखें अख्तर मेंगल साहब की पार्टी इनके साथ नहीं है, वो हम ऑपोजिशन में बैठी हुई पीडीएम का हिस्सा है। इसी तरह बेशुमार लोग हैं इत्तेहादी। फिर आपको ये बताऊं कि इनके यहाँ इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की एक जंग चल रही है। साथ में इनके जो कोएलिशन मेंबर्स हैं उनकी नाराजगी है कि उनको वजीर आजम ने वक्त ही नहीं दिया 2.5 साल, तो वो क्यों वोट करेंगे उनको। अब जब हार गए तो कहना कि जी पैसा चला है, नोट चला है, तो फिर आप अपनी हार माननी चाहिए, ब्रेक के बाद स्पिरिट होना चाहिए। जरा डिटेल में जवाब दे दीजिएगा इसका, ये दोनों चीजें हैं। एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मतबा फिर से खुशामदीद। वक्त का मैं बहस को समेटा है। दिलीप साहबा, एक तो कह रहे हैं कि पे दर पे ज़िमनी इलेक्शन हो, ये वाला इलेक्शन हो, लेकिन सेनेट में अब फिर दोबारा से वो नंबर गेम तो है, नंबर्स तो आपके पास हैं, मगर क्या कोई अपसेट अब ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ नाज से। उसने आधा प्रोग्राम इस पे स्पेंड किया है कि पीटीआई के एमएनएस कितने ऑनेस्ट हैं और वो सिर्फ नजरिए की वजह से वो वोट जिसको कहते हैं ना हमें नहीं दे रहे। तो काश कि ये कंटिन्यू रखे। मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि इतनी तारीफ है पीटीआई के एमएनएस की कि वो खरीदे नहीं गए। हम कह रहे हैं बट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आप कह रहे हैं कि वो बिके हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं पीटीआई वाले जो है वो पक्के हैं। हम तो बेसिकली यही तो फर्क है। हम चोर को चोर कह रहे चाहे हमारे अपने रिश्तेदार हो। ये जब इनकी चोरी में वो शरीक जुर्म होते हैं तो वो फिर अच्छा, आज बिकने के अलावा एक और चीज भी आई है जो मरीम नवाज ने बात की। कंप्लीट तो कर लेने उन्होंने सुन लें जरा, साथ ही जरा सुन लेना। उन्होंने कहा कि नूनी का टिकट चला है, चले ये साथ। हाँ, वो मतलब मरियम बेचारी क्या कहते हैं ना, वो सच फिसल ही जाता है। तो वो टिकट कितने का है, टिकट आइटम्स कहते हैं ना, कितने के होते हैं वो, मुझे उनका रेट जो है वो एक है अब्बास आफरीदी की वो मैसेजिंग है, वो देखें उसमें जो हो रहा है कि वो कह रहा है कि मैं फ्रंटमैन हूँ और मुझे सिर्फ 10 करोड़ मिलेगा। तो वो उसकी बात करिए। अच्छा, अब मसला ये है कि बार बार मैं कह रही हूँ कि ये इस केस में ये पहला केस है जिसमें अली गिलानी खुद आके कह चुका है कि मैं इस वीडियो में मैं हूँ, कोई फैब्रिकेशन नहीं। हकान अब्बासी साहब जो है वो आके कह रहे हैं नहीं मेरा ख्याल है वो मिक्स अप हो सकता है कोई बंदा और। वो खुद कह चुका है कि भली मैं हूँ और मैंने वोट की तकद्दुस को जिल्लत देने की पूरी टेक्निक सिखाई। तीसरी आखिरी बात, एक होता है लीडर और एक होता है गीदड़। गीदड़ जो होता है ना, जब प्रॉब्लम आती है वो भाग जाता है बाहर और बाहर से बैठ के बड़के मारता है जो जिसपे चूहों को भी शर्मिंदगी होती है। और एक होता है लीडर, उसको कहा भी नहीं जाता, वो कॉर्नर टाइगर वो होता है, वो कहता है मैं फास्ट हूं, मैं फ्यूरियस हूं, मैं आऊंगा मैदान में, मेरे बंदे अगर कहते हैं कि मुझ पर एतमाद नहीं, मैं चुप करके उधर बैठ जाऊंगा ऑपोजिशन में, लेकिन इनको एनआरओ नहीं दूंगा। जो ब्लैकमेल है, जो इन्होंने प्रेशर डाला है, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। इन्होंने पाकिस्तान को दांव पे लगाया है, लैपटॉप पे इन्होंने ब्लैकमेल किया, मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। सेनेट पे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। ये इस दफा जद्दे में छुप जाएं, लंदन में भाग जाएं। आजम नज़ीर ताज साहब, ये फाइनल कमेंट जी। आगे अगला मार्का जो है वो शो डाउन जो है वो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है। पीडीएम कुछ कर लेगी? बिल्कुल करेगी और इंशाअल्लाह और अजीज पीडीएम भी ये जो जिस तरह की जुबान सियासत में ले आई है ना पीटीआई, और जिस तरह बेशर्मी से और गलीज जुबान इस्तेमाल करती है, ये लोगों ने रिएक्ट किया इसमें भी, और ये इनके साथ नेशनल असेंबली में भी गए हुए हैं और इंशाल्लाह सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में भी गए। चोर नहीं, उसने कहा चोरी का इतराफ। ये पार्लियामेंट्री जुबानें नहीं होती। चूहे कहना थोड़ी सी शाइस्तगी रहने दे खुदा के लिए। ये बहुत बड़े फोरम है, किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो एग्जांपल दिया कि लीडर क्या होता है। इंशाल्लाह जीते, इंशाल्लाह जीतेगी, इंशाल्लाह जीतेगी पीडीएम। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन साथ मिलती है। ये फिर रोएंगे, ये दोबारा रोएंगे। ठीक है, रोएंगे दोबारा। दिलीप साहबा कुछ कहना है आपने? मैं तो कहा, मैं तो एक एग्जांपल दे रही हूँ गीदड़ का और वो रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। लग रहा है कि किसी बंदे से मुशाबियत बहुत ज्यादा है, तो फिर ये गवर्नमेंट के लिए टफ टाइम है या एतमाद का वोट भी ले लेंगे, चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब करा लिया, तो फिर ये प्रेशर से तो निकल आएंगे। जिसको टाइगर, कॉर्नर टाइगर, फास्ट एंड फ्यूरियस ये कह रहे हैं ना, उन फास्ट एंड फ्यूरियस ने 2.5 साल में अवाम को गुर्बत की सुनामी में धकेल दिया है। कम से कम बात करने से पहले ये सोच लें कि 2.5 साल में आपने इस बेचारी अवाम के साथ क्या किया, जिनको आपने सब्ज बाग दिखाए, जिनको आपने कहा कि हम पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे, जिनको आपने कहा कि कर्जा जब लेते हैं तो चोर होते हैं। आज 14,000 अरब आपने कर्जा ले लिया 2.5 साल के अंदर। आपको क्या कहा जाए, आपने जीडीपी 5.8 से उठा के -0.5 पे आप लेकर आ गए। आप बात करते हैं, आप चोर और शेर और गीदड़ और लोमड़ियों की मिसालें देते हैं। आपने खुद क्या किया? टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा, दिलीप साहबा।